यह बात साल 2006 से 7 की है, जब भारत की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी थी। उस समय जो बच्चे स्कूल की 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनके मन में राजनीति की समझ बहुत धुंधली थी, लेकिन टीवी पर चलने वाली खबरों ने एक गहरी छाप छोड़ी थी। उस समय प्रवीण तोगड़िया का नाम सुर्खियों में रहता था, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पदयात्रा निकालना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने धारा 144 लागू कर रखी थी। उस उम्र में राजनीतिक समझ नहीं आती थी, पर एक नाम जो हर घर, हर चर्चा और हर विवाद के केंद्र में था, वो था नरेंद्र मोदी। आम हिंदू समाज के बीच उस समय मोदी की पहली पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी थी जिसे हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था। लोगों का तर्क होता था कि उनके कारण हिंदू सुरक्षित हैं, लेकिन इस सुरक्षा के दावों के पीछे एक काला सच भी जुड़ा था, जो दंगों की आग से निकला था। यह धारणा न केवल हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी समान रूप से व्याप्त थी कि 2002 के दंगों के दौरान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने एक खास समुदाय के खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को मौन सहमति दी या उसे होने दिया। हालांकि भारत की न्यायपालिका और जांच एजेंसियों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दंगों में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत नहीं है। आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई सबूत नहीं थे या साक्ष्यों को देखने का चश्मा ही राजनीतिक था। गोधरा कांड और उसके बाद के गुजरात दंगों की सच्चाई जानने के लिए 3 प्रमुख चीजें हुई हैं, लेकिन तीनों के निष्कर्ष एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। पहली, नानावती मेहता आयोग, जिसे गुजरात की सरकार, जो राज्य सरकार ने नियुक्त किया था। दूसरी, यूसी बनर्जी समिति, जिसे केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा गठित किया गया था। और तीसरी, सिटीजन्स ट्रिब्यूनल, जो एक स्वतंत्र जांच थी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने किया था। जहां केंद्र की यूसी बनर्जी समिति और सिटीजन्स ट्रिब्यूनल ने गोधरा ट्रेन कांड को एक दुर्घटना माना, वहीं राज्य के नानावती आयोग ने इसे गहरी साजिश करार दिया। नानावती आयोग की रिपोर्ट 2008 में आई, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर शुरू से ही सवाल उठे। जिस मास्टरमाइंड मौलवी हुसैन उमरजी के आधार पर इस रिपोर्ट ने साजिश का ताना बाना बुना था, उसे बाद में अदालत ने निर्दोष पाया और रिहा कर दिया। जस्टिस GT नानावती का इतिहास काफी प्रभावशाली रहा। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए भी नियुक्त किया था। उस जांच में नानावती के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं जैसे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर उंगली उठाई थी। यहां तक कि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव और IK गुजराल से भी पूछताछ की गई थी। परंतु वही नानावती जब गुजरात दंगों की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। बिना किसी क्रॉस एग्जामिनेशन और बिना किसी सवाल जवाब के आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, जब आयोग के सदस्य जस्टिस KG शाह का निधन हुआ, तो उनकी जगह पर जस्टिस अक्षय मेहता को लाया गया। ये वही जस्टिस मेहता थे जिन्होंने नरोदा पाटिया नरसंहार के मुख्य अपराधी बाबू बजरंगी को जमानत दी थी। क्या एक ऐसे जज से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती थी, जिसने पहले ही एक नरसंहार के आरोपी के प्रति नरमी दिखाई हो? गुजरात दंगों की सबसे विभत्स तस्वीरें नरोदा पाटिया में देखने को मिली। 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ और 28 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का आह्वान किया, और उस दिन नरोदा पाटिया में जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर कलंक है। ये गरीब मुस्लिम मजदूरों की एक बस्ती थी जिनका गोधरा से कोई लेना देना नहीं था। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में मुख्य आरोपी बाबू बजरंगी ने जो कबूलनामे किए, वे रूह कपा देने वाले हैं। उसने बताया कि कैसे उसने गर्भवती महिलाओं के पेट चीरे, कैसे मासूम बच्चों को मार डाला और कैसे गैस सिलेंडरों से घरों को उड़ाया। बजरंगी ने कैमरे पर गर्व से कहा, जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के लिए किया, वो कोई और नहीं कर सकता। पुलिस हमारे सामने खड़ी थी और हम मुस्लिमों को मार रहे थे। अगर मोदी मुख्यमंत्री ना होते तो हम ये भी नहीं कर पाते। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस एक इलाके में 97 लोग मारे गए, जिनमें से 36 महिलाएं और 35 छोटे बच्चे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में शाहीबाग के दरिया खान घुम्मट कैंप का जिक्र है, जहां सामूहिक कब्रें खोदी गई थी। वहां एक कब्र खोदने वाले ने बताया कि उसने ऐसी महिलाएं दफन की थी जिनके पेट से उनके अजन्मे बच्चे बाहर निकले हुए थे। यह नरसंहार पुलिस की नाक के नीचे 10 घंटे तक चला, लेकिन कोई मदद
करने नहीं पहुंचा। नरोदा पाटिया केस में एक और नाम प्रमुखता से उभरा, माया कोडनानी। वो आरएसएस की महिला विंग से जुड़ी थी और इलाके की विधायक थी। ट्रायल कोर्ट की जज ज्योत्सना याज्ञिक ने उन्हें इस दंगे की किंग पिन बताते हुए 28 साल की सजा सुनाई थी। विडंबना देखिए, जिस महिला पर सामूहिक बलात्कार और हत्याओं की भीड़ को उकसाने का आरोप था, दंगों के बाद उसकी राजनीतिक किस्मत चमक गई। 2002 से पहले वो 75,000 वोटों से जीती थी, लेकिन दंगों के बाद 1,10,000 वोटों और फिर 1,80,000 वोटों से जीती। नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्य का महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया। जिस महिला के सामने महिलाओं के चीरहरण हुए, उसे ही महिलाओं के कल्याण का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे। नरोदा पाटिया के तत्कालीन डीसीपी बीपी गोंडिया के खिलाफ एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि उन्होंने जनसंहार को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि दंगों के दौरान गोंडिया लगातार माया कोडनानी और वीएचपी के जयदीप पटेल के संपर्क में थे। जयदीप पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्हें गोधरा के कार्य सेवकों के शव सौंपे गए थे ताकि उन्हें अहमदाबाद लाया जा सके। एक ऐसा कदम जिसने पूरे शहर में आग लगा दी। एसआईटी ने अपने शुरुआती रिपोर्ट में गोंडिया पर आपराधिक मामला चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन 2012 की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट में एसआईटी ने अपना स्टैंड बदल लिया और केवल विभागीय जांच की बात कही। क्या यह सत्ता का दबाव था या कुछ और? सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जाकिया जाफरी की याचिका पर एक विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की। इस टीम के प्रमुख सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन थे। एसआईटी ने 2010 की अपनी पहली रिपोर्ट और 2012 की फाइनल रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। उनका तर्क था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और इसी के आधार पर ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में नरेंद्र मोदी को बरी माना गया। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई ट्रायल हुआ और ना ही कोई क्रॉस क्वेश्चन हुए। जांच के निष्पक्ष होने पर तब और भी गहरा संदेह हुआ जब एसआईटी प्रमुख आरके राघवन को रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार ने साइप्रस में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया। राजनीतिक गलियारों में इसे एक शानदार इनाम के तौर पर देखा गया। हमें गोधरा कांड को भी निष्पक्षता से देखना होगा। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में आग लगी, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए। यूसी बनर्जी समिति ने इसे हादसा कहा, जबकि चश्मदीदों और रेलवे पुलिस का कहना था कि भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। खबरों की उस समय की रिपोर्ट बताती है कि कार सेवकों ने ट्रेन में और स्टेशनों पर मुस्लिम दुकानदारों के साथ बदसलूकी की थी। अयोध्या से लौटते समय कार सेवक उग्र नारे लगा रहे थे। गोधरा स्टेशन पर भी झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक अफवाह फैली कि कार सेवकों ने एक मुस्लिम लड़की को उठा लिया है और इस अफवाह ने भीड़ को हिंसक बना दिया और नतीजा एक भयावह अग्निकांड के रूप में निकला। गुजरात के दंगे केवल दो समुदाय की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया के नाम पर की गई एक सुनियोजित हिंसा थी, जहां एक तरफ यूसी बनर्जी जैसे लोगों का इस्तेमाल केंद्र ने अपनी राजनीति के लिए किया, वहीं राज्य ने अपनी जांच एजेंसियों और सरकारी तंत्र का उपयोग दंगाइयों को बचाने के लिए किया। दंगों के बाद लाखों घर उजड़े, हजारों लोग मारे गए, लेकिन असल न्याय किसी को नहीं मिला। हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं या राजनीतिक पदों पर आसीन हैं। माया कोडनानी जैसे नेता वोटों का ध्रुवीकरण कर जीतते रहे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। इंसानियत के हत्यारे कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होते, वे केवल सत्ता के भूखे होते हैं। जो पीड़ा एक हिंदू परिवार ने गोधरा में सही, वही पीड़ा एक मुस्लिम परिवार ने नरोदा पाटिया में झेली। लेकिन हमारे लोकतंत्र की विडंबना यह है कि यहां लाशों पर राजनीति करने वालों को अक्सर क्लीन चिट और पुरस्कार मिलते हैं। अगले भाग में हम उन तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों की बात करेंगे जिन्हें एसआईटी ने नजरअंदाज कर दिया, और उन अधिकारियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें मोदी को बचाने के बदले बड़े पद दिए गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही रिपोर्ट आपको हम यहां पर ऐसी खबरें छानबीन करके लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।